गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपनी मिशन लच सीरीज के साथ। एक बार अपने समय पर पुनः 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। शुरुआत करते हैं मिशन लच सीरीज के पहले क्वेश्चन से। ज़्यादा लोग जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन गौर करिएगा, संविधान से है। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, उत्तरदायी शासन। इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप पहले समझिए। इसमें से ये 4 नाम दिए गए हैं जो ये पूछ रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का जिसमें ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक, हर एक ऑप्शन पे जैसे कुछ बच्चों ने देखिए, जैसे कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि कुछ बच्चों की ये मांग थी कि हर एक जो है ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हो, बाइलिंगुअल हो। तो बच्चों, तो इस क्लास को जो बनाने का उद्देश्य है मेरा कि पहले तो बच्चों के समय का ध्यान रखना है, जो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। तो बच्चों के समय को ध्यान में रखते हुए बच्चों का कम से कम समय जाए और उन्हें महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिले, तो इस क्लास को चलाने का मेरा एक उद्देश्य है। बाकी जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो वो अपना कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट बॉक्स में वो कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक, तो ये जो नाम है देखिए, इसमें देखिए राजशाही शासन, ये राजतंत्र को इंडिकेट करता है, तो पहले ही आपको मिल गया इसका आंसर। लेकिन हर एक को आपको एक्सप्लेन अगर करना है तो इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहते हैं? ब्रिटेन की संसद का ये नाम है, ब्रिटेन की संसदीय बिल्डिंग का नाम है ब्रिटेन की संसद। ठीक, इससे नाम लिया गया है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट सरकार, ये नाम है ही है। ठीक, मंत्रिमंडल सरकार इसे कहते हैं। ये भी संसदीय स्वरूप का नाम इंडिकेशन है, क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली जो ली है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसके बाद उत्तरदायी शासन। ठीक, संसदीय स्वरूप को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, और हमने पढ़ा है लोकसभा के प्रति हमारी जो है सरकार जो है उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 25(3) में हमने इसको पढ़ा भी है। तो ये 3 नाम जो हैं वो संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम हो सकते हैं, परंतु राजशाही या राजतंत्र जो है ये नाम नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजशाही शासन। ठीक, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन ... द्वारा किया जाता है। किसी भी शहर में सीमाओं के लिए भूमि का मापन करने के लिए हमारे पास जो अधिकारी होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के द्वारा, शहर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा। तो ये जो कार्य होता है सीमाओं की जो वैल्यूएशन होती है, भूमि का मापन होता है, वो हमारे जिन अधिकारियों के लिए किया जाता है वो अधिकारी हैं आपके शहर सर्वेक्षण अधिकारी, उनको कहा जाता है। शहर सर्वेक्षण अधिकारी उनको कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहर सर्वेक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 3, खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये जाना माना पुराना क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर, ठीक है, के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो ये मैनचेस्टर जो शहर है ये आपका जो है एक फेमस सिटी है, यूरोप की एक फेमस सिटी है, औद्योगिक शहर है, और इसकी तुलना भारत के किस शहर से की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, कानपुर। तो ये देखिएगा, ये कानपुर जो है आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं इसको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उसके बाद जो है आपका अहमदाबाद, ये आपका राइट आंसर है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो है आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट तेजी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक, लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह ... है। ठीक, ये प्रश्न थोड़ा आपको समझना है। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक, रेचक के रूप में, लैक्सेटिव के रूप में होता है वो पदार्थ जो अम्लीयता को कम कर सके, जो अम्लीयता को क्या करे, अम्लीयता को कम कर सके, एसिडिटी को कम कर सके, उसे कहते हैं रेचक। ठीक, और इसके लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में वो मौजूद होता है, और वो आपका जो है आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे हम लोग एसिडिटी को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनो का, तो इनो में आपका ये मिला होता है जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है। ठीक, अंध महासागर जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो पहले इसका देखिए क्या है, एक महासागरीय धारा है। ठीक, महासागरों में विशेष गुणों वाली जो धाराएं होती हैं उन्हें हम महासागरीय धारा कहते हैं, और वो एक निश्चित स्थान से निश्चित स्थान की ओर प्रवाहित होती हैं। उसी में से एक धारा है आपकी खाड़ी प्रवाह। ठीक, इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, इसको एक नाम और आपका क्या है, गल्फ स्ट्रीम, जल धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा इसको कहते हैं। और अब देखिए इस नाम को आपने सुना होगा, अंध महासागर में से बहती है कि हिंद महासागर में से कि उत्तर ध्रुवीय महासागर में, या आपका प्रशांत महासागर। तो ये इस गल्फ स्ट्रीम धारा जो बहती है आपको किस महासागर में, अंध महासागर में। और इस धारा का एक नाम और है, इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, यूरोप का कंबल भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये आपका गर्म जलधारा है। ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु संगठन स्थिति की, निम्नलिखित में से कौन होगा, कौन संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरे विश्व में जलवायु संबंधी आंकड़े या डाटा प्रदर्शित करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है, ये काम किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और ये आपका जो है, ये आपका इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में, और ये हर साल जो है पूरे विश्व की जलवायु से संबंधित डाटा को निकालता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लंच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। स्पाइना बिफिडा एक बीमारी है, ठीक है, और इसको रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता, प्रेगनेंसी में इस विटामिन की आवश्यकता होती है, और ये विटामिन दिया भी जाता है। एक ये आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, और इस विटामिन की खुराक दी भी जाती है प्रेगनेंसी में। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, और ये आपका विटामिन डी, फोलेट, फोलेट आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये विटामिन B9 का प्राकृतिक नाम है। ये आपका फोलेट प्राकृतिक नाम है, विटामिन B9 का फोलेट प्राकृतिक नाम है। ठीक, और जैसे सिंथेटिक नाम हम लोग क्या है, जो हम लोग बनाते हैं उसे कहते हैं, इसी का नाम फिर क्या हो जाता है, फोलिक एसिड। ठीक, फोलिक एसिड। ठीक, तो यह बीमारी आपको दूर करने के लिए फोलेट की गोलियां दी जाती हैं। जब भी प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर इसको लिखते हैं, जिससे इस बीमारी को क्या किया जाए, रोका जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोलेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन। प्रवाल, कोरल, प्रवाल पूर्वंगक, देखिए यही है हिंदी और इंग्लिश। ठीक, बाइलिंगुअल
बच्चे सही कहते हैं, कोई दिक्कत, गलत नहीं कहते हैं, ठीक। लेकिन देखिए मैंने थोड़ा जितना मैं काम भर की इंग्लिश आपको तेज़ी से, मैंने बताया ना कि मेरी प्राथमिकता इस क्लास की क्या है, समय, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं, बस समय का ध्यान रखना है। प्रवाल देखिए मैंने इंग्लिश दे रखी, कोरल, प्रवाल, पूर्वंगक, कोरल पॉलिप्स और डॉट डॉट के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, ठीक। जिक्सांथोला, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, राइजोबियम, ठीक। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक, कि प्रवाल प्रवाल, ठीक, प्रवाल और किसके बीच में संबंध कौन सा होता है, सहजीवी संबंध, ठीक। तो ये आपको ये ज्ञात करना है कि सहजीवी संबंध मतलब दो चीज़ों का एक साथ साथ अस्तित्व, वह संबंध कहलाता है, सहजीवी संबंध बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक। तो इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जो प्रवालों के साथ ये गठबंधन बनाता है, जिक्सांथोला, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, राइजोबियम। तो इसका जो राइट आंसर है जिक्सांथेला, ये आपका शैवाल है, ये आपका शैवाल है और ये आपका रंगीन शैवाल है, ये आपका रंगीन शैवाल है, एल्गी, शैवाल को क्या कहते हैं, एल्गी, रंगीन शैवाल है। और ये रंगीन शैवाल प्रवाल भित्तियों में अंदर की ओर रहता है। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल भित्ति, ये आपकी मूंगा चट्टान इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रवाल भित्ति इसको बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं इंग्लिश में। और ये एक वाइट कलर की दीवार होती है जो स्वच्छ पानी में पाई जाती है, आपके लक्षद्वीप में, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। और आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, सब मूंगा चट्टानें हैं जो मूंगा नामक जंतु से बनी हुई हैं। इनके साथ जो रहने वाला जीव है वो शैवाल है और वो शैवाल रंगीन शैवाल होता है जिसका नाम कौन सा है, जिक्सांथेला। और ऐसे दोनों के संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, और ये आपस में सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिक्सांथेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िएगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बड़े होने से मत डरा करिए, पहले उसको ध्यान से सुनिए। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और, ठीक, परिनियोजन, ठीक, प्लानिंग के लिए द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए डॉट 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 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का सारांश मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, जो है क्लीन एनर्जी टेक्निक के लिए, रिसर्च में सहायता और सलाह देने के लिए, प्लानिंग के लिए, कार्बन वृद्धि में कमी, कार्बन पोल्यूशन में कमी करने के लिए, इसमें से कौन सा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया कार्यक्रम था। यस लिखिए, पहला क्या है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, हाइड्रोजन टास्क फोर्स, पार्टनरशिप एडवांस क्लीन एनर्जी, सौर डेकाथलॉन। इन चारों में से कौन सा प्रोग्राम वर्ष 2009 में भारत और अमेरिका के बीच में शुरू किया गया था, क्लीन एनर्जी के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के लिए, कम से कम कार्बन का पोल्यूशन हो, कार्बन प्रदूषण कम से कम हो, तो उस प्रोग्राम का नाम था आपका पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, पेस बोलते हैं, ठीक, पेस बोलते हैं। और इसको हम लोगों ने अमेरिका के साथ शुरू किया है, अभी भी चल रहा है, बहुत काम हो रहा है इस पे, और ये हमने शुरू किया था वर्ष 2009 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक, कोषागार विधेयक, ट्रेजरी विधेयक, ठीक है। आपका जो है पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, ठीक है, आपका मनी और फाइनेंशियल बिल, कोषागार, ट्रेजरी बिल, इन चारों में से अगर कोई भी संसद का कोई भी सदस्य, ध्यान रखिएगा ये संसद का सदस्य जो है सत्ता पक्ष से भी हो सकता है जो इस विधेयक को ला सकता है, विपक्ष से भी हो सकता है, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा मंत्री के अलावा होगा, मतलब सरकार का सदस्य नहीं होगा, वह सरकार का सदस्य भी नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे लाए गए विधेयकों को हम लोग कहते हैं निजी विधेयक, पर्सनल बिल या प्राइवेट बिल के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजी विधेयक। बाकी सभी जो है सरकार की तरफ से लाए जाने वाले विधेयक हैं।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली और पुणे। तो ये आपका दवाइयों का रिसर्च सेंटर है जो आपका स्थापित है कहाँ पर? लखनऊ में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। ठीक, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की एक जो है मूर्ति पाई है, और वो मूर्ति को हम लोगों ने बता दिया है कि ये डांसिंग के देवता जो हैं नटराज की मूर्ति है। किसकी है ये? नटराज की मूर्ति है। और इसको बताया गया नटराज की मूर्ति, और ये पाई गई है किस स्थल से? मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को भी आप समझिए। डॉट डॉट डॉट, एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। कार्मिक मामले मतलब कर्मचारियों से रिलेटेड मामले। ठीक, सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड मामलों में भारत सरकार की एक समन्वयकारी में जो है एजेंसी है, जो बैलेंसिंग एजेंसी आप इसको कह सकते हैं। इनमें से कौन है? भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसको ध्यान रखिएगा, कर्मचारियों के से रिलेटेड, कर्मचारियों की चीज़ों से रिलेटेड जो आपका भारत सरकार का मंत्रालय है वो आपका कौन सा है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जो भारत भर में पूरे जो है केंद्रीय कर्मचारियों के मामलों को देखता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को डॉट 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 के रूप में जाना जाता था। ठीक, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई कर प्रणाली इसे कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक, तो इन चारों में से आपको ये ध्यान रखना है कि कृषक से, डायरेक्ट कृषक से, एग्रीकल्चर से जो हम लोग अंग्रेज लगान लेते थे, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इन चारों में से आपका जो है वो है आपका कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, रैयत माने प्रजा ही होती है, इसी से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट प्रजा या किसान से हम लोग जो अंग्रेज लोग लगान लेते थे, उस व्यवस्था को कहा जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये भारत के लगभग 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ अन्य आय के रूप में माना जाता है, कर मुक्त होता है? नहीं। कर अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है? नहीं। ठीक, अन्य आय के रूप में भी काउंट, बिल्कुल सही, कर योग्य होता है, बिल्कुल कर योग्य होता है। अब इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में देखिए जो उत्तर है आपका डी है, कर योग्य है। ठीक, कोई भी जब आप कर देते हैं तो कोई भी व्यवसाय जो आप शो करते हैं तो पक्का है वो आप लीगल व्यवसाय ही दिखाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये इनडायरेक्टली रूप से आपसे पूछा जा रहा है आपके इलीगल बिजनेस पर। तो अवैध व्यवसाय होगा, वैध व्यवसाय होगा, सभी प्रकार के व्यवसाय से जो आय होगी वो आपकी कौन सी होगी? अगर उसको आप शो कर रहे हैं तो कर योग्य होगी। ठीक, उस पर कर दिया जाएगा। बाकी ये चीज़ें क्या हैं? गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर योग्य होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? ठीक, मतलब कर, टैक्स को बचाने से संबंधित इन्वेस्टमेंट। यदि टैक्स को अगर हमें बचाना है तो इनमें से कौन से निवेश को हम लोग करेंगे, पैसा किस में लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए मैं कई बार कहता हूँ और अपनी क्लास में आज पुनः कह रहा हूँ, बच्चे ऐसा नहीं है पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि प्रश्नों को समझना। वो प्रश्नों को अगर सटीक से आकलन कर ले जाएं, प्रश्नों को अच्छे से समझ ले जाएं तो वो ऑप्शन मार सकते हैं जो बच्चे एक रेगुलर वे में पढ़ाई करते हैं। तो मेरा पहला जो काम होता है वो मैं पहले क्वेश्चन को
आपको समझाऊं, सीधे दिया है इनमें से कौन सा कर बचत निवेश है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिससे आपका टैक्स बचे। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। इक्विटी शेयर में निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयरिंग, नेशनल जो है राष्ट्र नेशनल सेविंग स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC बोलते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, जीवन बीमा किस्त, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, EPF, NSC या शेयर। इन चारों में से आपको ये बताना है कि किसमें हम पैसा लगाएं जिससे हमें टैक्स में बचत हो। नहीं पूछा है कि इनमें से किसमें पैसा लगाने पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो आप जैसे NSC खरीदेंगे, डाकघर से मिलेगी, उसमें आपको टैक्स आपकी सेव हो जाएगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि में जितना मन के उतना आप कटवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। LIC अगर आप खरीदते हैं तो आपको टैक्स बच जाएंगे, लेकिन आपको शेयर, इक्विटी शेयर में, जिसे जनरल शेयर भी कहते हैं, अगर शेयर खरीदेंगे तो इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो इसको सरकार जो है टैक्स के दायरे में समझती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी शेयर में निवेश को करने पर कर का भुगतान करना होगा। तो ये कर बचत निवेश नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2001 से लेकर के 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? 17.64, 19.64, 27.64, 29.64। मतलब 2011 की जनगणना जब हुई तो हमने जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि गेन की, अर्जित की 2001 से 2011, उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो ये वृद्धि दर जो थी हमने 17.64% की अर्जित की थी। मतलब 2001 से लेकर के 2011 तक हमारी जनसंख्या में जो परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है वो है 17.64, 17.64% हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.64। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संस्थान है IIT का, वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, वो वर्ष पूछा है। और ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1959 में IIT कानपुर की स्थापना की गई थी। ठीक, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1959। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, भारत सरकार के जो बड़े पद हैं, ठीक है, भारत सरकार के जो बड़े पद हैं उनके अध्यक्षों और सदस्यों की, जितने भी बड़े आयोग हैं उनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति सदैव राष्ट्रपति के हाथ में रहती है। और आप अगर राज्यों में उतरेंगे तो यही काम राज्यों के जो सबसे बड़े पद हैं, राज्यों के जो भी आयोग अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति किसके हाथ में होती है? राज्य के राज्यपाल। आपको किसी भी आयोग को नहीं रटना है, सीधे आंख बंद करके मार दीजिएगा किस पे? राज्यों का होगा तो राज्य के राज्यपाल, और अगर संघ का होगा, केंद्र का होगा तो राष्ट्रपति महोदय पर आप टिक मार दीजिएगा। आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। ठीक, बच्चे एक तरफ से पद रटते हैं, नहीं, आप बिल्कुल आप जैसे मैंने बताया है वैसे आप करिएगा, आप असफल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक, आपको पता होगा वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। ठीक, आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है 148 से 151 के बीच में है। ठीक, बचा कौन? भारत निर्वाचन आयोग। ये राइट आंसर है। ये आपका भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसका वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत निर्वाचन आयोग। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, लास्ट तक बने रहा करिए और लास्ट में मिलाया करिए कि हमने कुल कितना प्रश्न सही किया है आज की सीरीज में। ये डेली आपका आधे घंटे 35 मिनट जो मैं ले रहा हूँ आपकी वैल्यूएशन है आने वाले एग्जाम को देखते हुए। सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और लास्ट में खुद ही काउंट करिए ईमानदारी से कि हमने कितने प्रश्न किए।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1993, 2010, 2005। ठीक, पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के लिए जो सबसे बड़ा आयोग है उसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कहते हैं और इस पिछड़ा आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। कब हुई थी? वर्ष 1993 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1993। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा ... का संक्षिप्त नाम है। OTT का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। ऑनलाइन टू टेलीविजन, ओवर द टेलीस्क्रीन, ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन, ओवर द टॉप। ठीक, इस समय देखिए बहुत सारी वेब सीरीज आपकी हर हफ्ते रिलीज होती हैं जिसको सीधे सीधे ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जो है मोबाइल के माध्यम से देखते हैं। तो इस सेवा को कहा जाता है OTT सेवा या OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको, जिसका जो फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ठीक, ये आपकी जो सेवा कहलाती है OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। बढ़िया क्वेश्चन। GST परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता, वेटेज, परसेंटेज आप कह सकते हैं क्या है? कुल मतों का 1/3, कुल मतों का 3/4, कुल मतों का आधा, कुल मतों का 2/3। ठीक, GST काउंसिल जो होती है, जो कल मैंने चर्चा एक क्वेश्चन GST काउंसिल से था, GST से प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। GST काउंसिल में जो मैंने बताया था कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होते हैं और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इस परिषद में सारे निर्णय GST के इसी के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें जो परसेंटेज है, वोट की भारिता, वेटेज, परसेंटेज पूछा है किसका? केंद्र सरकार का। तो आप ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार का सदैव कितना रहेगा? 1/3 और राज्यों का कितना रहेगा? 2/3। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा कुल मतों का 1/3। ठीक, 1/3 जो है होता है भारिता, वेटेज है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर से रिलेटेड 24 बहुत ही आसान प्रश्न है। एक कार्य को रद्द किया गया कार्य पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की, देखिए शॉर्टकट की से क्वेश्चन है, का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+K, Ctrl+W। मतलब इनमें से कौन सी बटन है जो हमारे द्वारा किए गए कार्य को पुनः हमें वापस दे देती है? उस की को हम लोग शॉर्टकट की कौन सी है? तो शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+Z। इसको अगर दबाएंगे, कंट्रोल के साथ Z बटन को दबाएंगे तो हमारे द्वारा जो चीज़ें डिलीट हैं तुरंत वो वापस आ जाती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Z। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पे रोक, शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक, मानव तस्करी और जबरन श्रम पे रोक आर्टिकल 23 में है। ठीक, शिक्षा का अधिकार 21K में है, 21A का में है, 21 का में। ठीक, आपका शैक्षिक संस्थानों की स्थापना ये है इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को अपने पसंद का शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका। खटाखट आंसर दीजिएगा। सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन आज की सीरीज के बचे हैं, लगातार बने रहिए। दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, माल्टेज। कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे दूध मापने वाला यंत्र होगा, बैक्टीरिया होगा, एक वर्ड उसमें हमेशा कॉमन रहेगा, लैक्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। ठीक, लैक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, दूध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें ये नाम आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। एक विचारधारा जहां विपरीत व्यक्ति लिंग के बीच, एक विचारधारा ... जहां विपरीत व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस विचारधारा को, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, लिंग अंधता, पितृसत्ता, लैंगिक भेदभाव। ठीक, तो इसमें देखिए ये क्या पूछा है कि दो विपरीत जेंडर, ठीक है, मेल और फीमेल में, मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, दो विपरीत जेंडर जो है मेल और फीमेल यदि हैं तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां इनके बीच में भेदभाव नहीं देखा जाता?
ठीक नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं होगा। लिंग अंधता सेक्सुअल ब्लाइंडनेस, ठीक। पितृसत्ता जो है नहीं। लैंगिक भेदभाव नहीं, ठीक। तो इसमें जो आपका है ये राइट आंसर है लिंग अंधता। जहाँ पर हम जो है लिंग के बारे में सोचते नहीं, मतलब अंधे हो जाते हैं। मतलब पुरुष और महिला को हम लोग, पुरुष एवं महिला को समान रूप से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और समान रूप से देखना, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, खटाखट आंसर दीजिएगा आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन। संविधान से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 4, ठीक। हम लोग को पता है कि अनुच्छेद 23 और 24, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 के बारे में मैंने अभी बताया था, ठीक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? अनुच्छेद 24, जो आपको बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने से हमें रोकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 24। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी तैयारी को अगर परखना है तो मिशन लक्ष्य सीरीज को ज्वाइन करिए। आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अगर तेज़ी से रिवीजन करना है और अपनी क्षमता को आंकना है तो इस सीरीज को रोज करें। मैं डेली मंडे टू सैटरडे 8 बजे निश्चित समय पे रेगुलर क्लास रहेगी, इसमें एक भी दिन गैप नहीं रहेगा। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? बेंगलुरु, शिमला, कोलकाता, जयपुर, ठीक। ये देखिए एक नाम परिवर्तन है, ये नाम परिवर्तन है। ये जो है सेना, आपकी जो है सेना की जो पूर्वी कमान है, सेना की जो पूर्वी कमान का ये मुख्यालय है, ठीक। और ये मुख्यालय पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्थान था, कौन सा? फोर्ट विलियम, उसमें था, जिसका नाम हम लोगों ने चेंज करके क्या नाम रख दिया? विजय दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, ठीक। आज की मिशन लक्ष्य सीरीज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आया है, आएगा। हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सिलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी, अरुण शौरी, अमिताभ कांत, पंकज मिश्रा, ठीक। तो ये आपके जो भारत में आपके जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, जो किसके लिए जाने जाते हैं? बाल अधिकारों के लिए ये काम करते हैं, ठीक, काम करते हैं। और इनकी ही पुस्तक है, इनकी ही आत्मकथा है। उस आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई। बहुत बड़ा नाम है, बच्चों के अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? दिया सलाई, ठीक। तो दोस्तों ये थे आज मेरी मिशन लक्ष्य सीरीज के ये 30 प्रश्न। ये आपको प्रश्न कैसे रहे इसको जरूर बताइएगा। और जितनी भी सीरीज में ला रहा हूँ वो सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार करते हुए एक प्रॉपर नोट्स के माध्यम से चलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।